बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा और आप रोज़े रख रहे होंगे और उसके साथ साथ नेकियां भी कर रहे होंगे। तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो है जो कि रोज़े के दौरान हमें महसूस होती है वो कि हमारे मुंह से बदबू आती है। तो रोज़े की ये जो हालत में बदबू आती है ये तो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर आम हालात में भी हमारे मुंह से बदबू आ रही हो तो लोग हमारे पास बैठना पसंद नहीं करते। तो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो इसी बारे में है जिसका नाम है हेलिटोसिस। हेलिटोसिस बेसिकली इसका मतलब है कि मुंह से बदबू आना। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि मुंह से बदबू आने की क्या वजूहत हैं और किन किन चीज़ों के खाने की वजह से या कौन कौन से ऐसे अमल हैं जिनको ना करने की वजह से और करने की वजह से मुंह से बदबू पैदा हो सकती है और हमारा जो सांस है वो किसी दूसरे के लिए वबाल जान बन सकता है जो हमसे बात करना भी चाहता है, लेकिन क्योंकि हमारे मुंह से इतनी बदबू आ रही है कि वो हमारे पास बैठना पसंद नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी मरीज़ भी हमसे रब्ता करते हैं कि इस बारे में हमें आगाही दें और हमें गाइड करें किस तरह हम इससे बच सकते हैं। तो बेसिकली जो मुंह से बदबू आने का अमल है उसे हम डेंटल टर्मिनोलॉजी में या ओरल टर्मिनोलॉजी में हेलिटोसिस कहते हैं। तो इट इज़ बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। जो लैटिन वर्ड्स हैं उनमें हेलिटोसिस मीन्स बैड ब्रेथ और या फिर इसे मेल ऑर्डर भी कहते हैं और फिटोर एक्स और इसका नाम भी दिया गया है। तो हमें किस तरह से हेलिटोसिस या बैड ब्रेथ से छुटकारा हासिल करना है आज हमने ये डिस्कस करना है। जो प्राइमरी कॉज है हेलिटोसिस की या मुंह से बदबू आने की वो हमारे मुंह में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, जिनको हम ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जब भी ये मुंह के अंदर इनकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है और इसके साथ हम कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ लेते हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है तो ये उन प्रोटीनिशियस जो हमारी डाइट है या कुछ हमारी और भी वेजिटेबल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उनको हम खाते हैं तो ये उनकी प्यूट्रिफिकेशन या फिर उसे आप कहेंगे उनमें डिके कॉज करते हैं। वो उनको गलाते सड़ाते हैं और उससे कुछ ऐसे कंपाउंड्स पैदा होते हैं जो फिर हमारे मुंह से बदबू पैदा करते हैं, हमारे सांस में बदबू पैदा करते हैं और ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ये ओरल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा कर सकते हैं इन तमाम ग़िज़ाओं से या ऐसी प्रोटीन से जो कि हम खा रहे हैं, हमारे मुंह में मौजूद हैं, हमारे ज़बान के साथ वो मौजूद हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनको हम बेसिकली कहते हैं वोलेटाइल सल्फ़र कंपाउंड्स। ठीक है, सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं जो कि इनकी नेचर ये है कि दे आर वोलेटाइल, जो कि हवा में तहलील हो जाते हैं। तो इनमें जो मेजर कंपाउंड्स हैं जो कि मुंह से बदबू पैदा कर सकते हैं या हेलिटोसिस पैदा कर सकते हैं वो हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके अलावा मिथाइल मरकैप्टन और डाईमिथाइल सल्फाइड्स। 3 से 4 ये बेसिक और डायामाइंस भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जब हम हमारी जो ग़िज़ा है उसको बैक्टीरिया गलाते सड़ाते हैं तो ये पैदा होते हैं और सांस के थ्रू ये बाहर आते हैं और हमारे मुंह से एक बदबू की कैफियत पैदा हो जाती है। तो इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि इनको इनकी प्यूट्रिफिकेशन या फिर आप कह सकते हैं कि इनका डिके कर सकते हैं और मुंह से बदबू पैदा कर सकते हैं। इन बैक्टीरिया का नाम बताने का मकसद ऐसा है कि जो भी डेंटल स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी अवेयरनेस होगी और आम लोगों को भी अवेयरनेस होगी। तो इसमें जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं उनमें पोरफायरोमोनास जिंजिवेलस है, प्रोविडेला इंटरमीडिया, एग्रीगेटिवैक्टर एक्टिनोमाइसीटियम कॉमिटेंस। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि मोस्टली जो हमारी गम डिजीज़ हैं उनके अंदर पाए जाते हैं और ये मोस्टली ऐसी कंडीशन पैदा करते हैं जो कि हमारी ओरल हेल्थ के डिटेरियोरेशन में और साथ साथ ये जो सोशल प्रॉब्लम है हेलिटोसिस का इसका भी बायस बनते हैं। इसके अलावा कंपाइलोबैक्टर रेक्टिस, फिजोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस माइक्रोस, टेनेरेलिया फॉर्सिथिया और भी स्पाइरोकीट्स और इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये अमल पैदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम सफाई सही नहीं रखेंगे तो ये हमारे मुंह में पैदा होकर मज़ीद भी जो हमारी जो गम्स की डिजीज़ हैं वो कॉज कर सकेंगे। उसके अलावा जो हमारा अपरेटस है जो कि दांतों मसूड़ों को आपस में जोड़ के रखता है जिसे हम पेरिडोंटल लिगामेंट फाइबर अपरेटस कहते हैं, उसकी भी बीमारियां पैदा कर सकता है। उसके अलावा जो हड्डी है दांत के इर्द गिर्द जो दांत को मजबूती से जोड़ के रखती है मुंह में, उसकी भी बीमारियां
ये पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। आगे भी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम इस हैलिटोसिस को या बैड ब्रेथ को या मुंह से बदबू आने के अमल को कम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मज़ीद जो भी मसूड़ों की और दांतों की बीमारियां हैं उनको भी कम करने में मदद मिलेगी इसी अमल के थ्रू। तो ये जो वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स हैं ये मेजर कॉज हैं, दे आर द प्राइमरी फैक्टर्स और द प्राइमरी कॉज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हैलिटोसिस, या मुंह के अंदर जो बदबू पैदा होने का अमल है उसके ये मेजर कल्प्रिट्स हैं। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि प्यूट्रिफिकेशन या फिर जो भी गलने सड़ने का अमल है, डिके का अमल है, उसके थ्रू ये पैदा करते हैं। तो दीज आर फॉर्म थ्रू द प्यूट्रिफेक्टिव एक्शन ऑफ ओरल माइक्रोब्स ऑन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटीन्स फाउंड इन द माउथ। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम ऐसी ग़िज़ाएँ लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, हम गोश्त खाते हैं, और भी ग़िज़ाएँ हैं, कुछ सब्जियां हैं जैसे कि लहसुन है, उसके अलावा प्याज है, और भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे। जब इन चीज़ों को हम खाते हैं तो फिर ये बैक्टीरिया उन पर अमल करते हैं और उनका डिके कॉज करके वो जो कंपाउंड्स हमने डिस्कस किए हैं उनको पैदा करते हैं और मुंह से बदबू आने लगती है। इन कंपाउंड्स के अलावा जैसे कि हमने सल्फाइड कंपाउंड पढ़े, कुछ डायामाइंस भी हैं। अच्छा, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मुंह में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक तो हमारे जो मुंह में थूक है वहाँ पर भी ये फिर पैदा होते हैं, वहाँ पर भी पाए जा सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे गम्स हैं, गम्स और टीथ जहाँ मिलते हैं वहाँ पर क्रेविसिस बनती हैं, वहाँ पर जिंजाइवल क्रेविकुलर फ्लूइड के नाम से एक फ्लूइड पैदा होता है, वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया कॉलोनाइज कर सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, वहाँ पर अपनी कॉलोनीज ग्रो कर सकते हैं और फिर वहाँ से ये अमल वो पैदा कर सकते हैं। इसमें एक समझने की बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो हमारे मुंह की पीएच है या फिर तेज़ाबियत का जो है लेवल, जो भी सतह तेज़ाबियत की है हमारी, अगर वो न्यूट्रलिटी से ऊपर अल्कलिनिटी की तरफ जाती है, जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल पीएच 7 है हमारे मुंह के अंदर, और पानी जो है उसकी पीएच भी 7 है। जब भी हम कोई तेज़ाबियत से भरी हुई चीज़ें लेंगे, जैसे कि हम कोई एसिडिक ड्रिंक्स लेंगे या फिर हम कुछ ऐसी फूड्स लेंगे जो कि मुंह के अंदर तेज़ाबियत को कम करेंगी, तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया हैलिटोसिस का अमल पैदा नहीं कर सकेंगे। और जैसे जैसे ये अल्कलिनिटी की तरफ जाएगा, न्यूट्रलिटी से ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि उन ग़िज़ाओं की वजह से जहाँ पर ये सल्फर कंपाउंड्स पैदा हो सकते हैं, तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया अपना अमल कर सकेंगे और हैलिटोसिस पैदा हो सकेगा। तो ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि एसिडिक हैं वो मुंह से बदबू पैदा करने का अमल उसको कम कर सकती हैं। वैसे तो एसिडिक फूड्स हमारे दांतों के लिए नुकसानदेह हैं कि वो उनमें कीड़े का अमल या डेंटल केरीज का जो अमल है उसको बढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर हम हैलिटोसिस के लिहाज से देखें या मुंह से बदबू आने के अमल के लिहाज से देखें, तो जिन लोगों में मुंह से ज़्यादा बदबू आती है तो वो ऐसे ड्रिंक्स या ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें एसिडिटी ज़्यादा है वो इस्तेमाल करें, तो उनके ये जो बदबू आने का अमल है वो कम हो सकता है, क्योंकि ये वो पीएच लेवल है जिसके ऊपर ये जो ग्राम नेगेटिव एनारोब्स या ऐसे बैक्टीरिया वो उस तरीके से उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती और वो मज़ीद अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वहाँ कॉलोनीज नहीं बना सकते। उसकी वजह से जो हैलिटोसिस या मुंह से बदबू आने का अमल है वो कम हो सकता है। उसके अलावा क्या चीज़ है कि अगर हमारे मुंह में थूक बनने का अमल कम हो जाएगा तो तब भी ये जो बैक्टीरिया हैं ये ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे थूक बनने का अमल ज़्यादा होगा, जो सलाइवा का फ्लो ज़्यादा होगा, तो वो फ्लश आउट कर सकता है, वो क्लीन कर सकता है हमारे मुंह को, ज़ुबान को और अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं इन बैक्टीरिया की ग्रोथ से। तो जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे, जितना ज़्यादा आपकी सलाइवरी ग्रोथ या थूक बनने का अमल बेहतर है, अच्छा है, उतना इन बैक्टीरिया को वहाँ पर कदम जमाने का मौका कम मिल सकता है और आपके मुंह से बदबू आने का अमल भी कम हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से डेली आप सिप्स में पानी पीजिए। आप हर वक्त पानी पीते रहे, इतना ज़्यादा पी सकते हैं। जिन लोगों में ये हैलिटोसिस या बदबू का अमल मुंह में होता है तो ज़्यादा पानी पीने से उनके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और कम हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ही सलावा कम होगा तो ये जो बदबू पैदा करने वाली जो गैसेस हैं या जो वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स हैं ये ज़्यादा पैदा हो सकते हैं। इनकी जो फ्लशिंग और क्लेंजिंग है वो कम हो जाएगी और ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो सकता है हैलिटोसिस का। उसके अलावा क्या है, एज भी एक फैक्टर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है साथ ही सलेवरी फ्लो भी कम हो जाता है और मज़ीद जो आपकी इम्यूनिटी है या जो सलाइवा का बफरिंग एक्शन है,
सलावा एक बफर के तौर पे काम करता है जो कि एसिडिक पीएच को कम कर देता है, वो भी कम हो जाता है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हैलिटोसिस का अमल भी उसके साथ साथ उसी तरीके से मुतासिर हो सकता है जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है। उसके अलावा जेंडर भी देखा गया है कि मेल्स में जो हैलिटोसिस का अमल है या बदबू आने का मुंह से वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। उसके अलावा कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ ऐसे फूड इंटेक की हैबिट हो सकती है जिसकी वजह से भी ये अमल मुतासिर हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि कुछ कॉजेज़ क्या हैं, मेजर कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, कौन कौन से अवामिल हैं जो लोकली भी हैलिटोसिस को बढ़ा सकते हैं या फिर सिस्टेमिकली भी कोई ऐसी डिजीज़ या ऐसा प्रोसेस हो सकता है जो कि मुंह से बदबू आने के अमल को या हैलिटोसिस के अमल को मुतासिर कर सकता है। तो सबसे पहले जो है लोकल फैक्टर में हम क्या कहेंगे, वो पुअर ओरल हाइजीन है। आप सही तरह से ब्रश नहीं करते, आप सही तरह से माउथ वॉश इस्तेमाल नहीं करते, मुंह की सफाई सही नहीं रखते, तो जिन लोगों में पुअर ओरल हाइजीन की हैबिट है उनमें भी मुंह से बदबू आने का अमल ज़्यादा है। उसके अलावा पेरिडोंटल डिजीज़ हो सकती हैं, कोई भी मसूड़े की बीमारी जैसे मसूड़े से खून आना या कोई पेरिडोंटल डिजीज़ अंदर बन रही है उसकी वजह से भी मुंह से बदबू आने का अमल ज़्यादा हो सकता है। उसके लिए अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो अपने डेंटिस्ट को ज़रूर चेकअप कराइए ताकि वो इवैल्यूएशन कर सकें और आपको प्रॉपरली गाइड कर सकें कि अब मज़ीद क्या करना है। उसके अलावा कोई भी केरियस लीजन मुंह में, मतलब कोई कीड़ा बनने का मुंह जो दांतों में पैदा हो चुका है, तो वो भी ऐसी जगह बन सकता है जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और कीड़ा दांत में लगने के साथ साथ वो क्या करेंगे, वो ये सल्फर कंपाउंड पैदा करेंगे और आपके मुंह से बदबू आने लगेगी। उसके अलावा टंग कोटिंग, अक्सर क्या होता है कि हम दांतों को साफ़ करते हैं, मसूड़ों को साफ़ करते हैं, लेकिन हम ज़बान की सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तो आप इस चीज़ को भी इसकी श्योरिटी रखें, इस चीज़ को अपने आदत बना लें कि आपने जब दांतों की सफाई करनी है, मसूड़ों की सफाई करनी है, तो साथ साथ आपने ज़बान की सफाई भी करनी है। उसके लिए टंग क्लीनर्स भी मिल जाते हैं, कुछ ऐसे ब्रशेज़ भी आते हैं जिनकी बैक साइड पे टंग क्लीनर्स लगे होते हैं, तो उससे आप ज़बान की सफाई भी अच्छे तरीके से कीजिए। उसके अलावा फूड इन्फेक्शन, फूड इन्फेक्शन कैसे हो सकती है, ख़ास तौर पे दो दांतों के दरमियान की जगह जहाँ पर सफाई सही तरह नहीं हो सकती, जहाँ पे आपका ब्रश जो है वो सफाई नहीं कर सकता, तो उसकी सफाई के लिए आप डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल करें ताकि दांतों के दरमियान की सफाई भी रहे, वहाँ पर खाना ना फंसे, क्योंकि जितना ज़्यादा ये खाना वहाँ फंसेगा फूड इन्फेक्शन होगी, फूड डेबरी वहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, तो उसके साथ साथ वहाँ पर बैक्टीरिया भी ग्रो करेंगे, उनको अपनी ग़िज़ा मिलेगी उसी फूड इन्फेक्शन की वजह से। और जब वो उस खाने को डिके करेंगे या उसकी प्यूट्रीफेक्शन करेंगे जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, तो उसकी वजह से वहाँ पर वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स पैदा होंगे और मज़ीद और जो हमने कंपाउंड डिस्कस किए थे वो पैदा होंगे और उसके साथ क्या होगा, मुंह से बदबू आने का अमल शुरू हो जाएगा। उसके अलावा पुअर डेंटल प्रोस्थेसिस हाइजीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर आर्टिफिशियल टीथ लगे होते हैं मुंह में, या डेंचर्स होते हैं ओल्ड एज के अंदर जो उतरने चढ़ने वाले दांत हैं जिनको उतार के वो रख सकते हैं और बाद में लगा सकते हैं। तो ये वो ख़ास चीज़ें हैं जिनकी सफाई बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे दांतों की सफाई करनी है वैसे ही आपने इन आर्टिफिशियल डेंटल प्रोस्थेसिस या डेंटल जो आपके आर्टिफिशियल टीथ हैं इनकी सफाई भी उसी तरीके से करनी है जैसे कि आप अपने नेचुरल टीथ की करते हैं। तो अगर उनकी आप सफाई रखेंगे तो वहाँ पर फिर ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकेंगे, अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो वहाँ पर फिर ये बैक्टीरियल कोटिंग बन जाएगी, वहाँ पे जो फूड डेब्री कोटिंग बन जाएगी और उसके अंदर फिर ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और इस ग्रोथ के साथ साथ ये वो कंपाउंड पैदा करेंगे जो कि मुंह में बदबू पैदा कर सकेंगे। तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें। उसके अलावा कोई ऐसा अमल जैसे कि आपका कोई दांत ख़राब हो गया और उसके बाद आपने उसकी एक्सट्रैक्शन करा ली, दांत को रिमूव करवा लिया, तो उसके पीछे एक गैप बन जाएगा, जाहिर है वो जगह खाली हो जाएगी। तो ऐसी एक्सट्रैक्शन साइट्स या एक्सट्रैक्शन सॉकेट्स उनको आप कोशिश करें जल्द अज जल्द वहाँ पर फिर आर्टिफिशियल टीथ आप लगवाएं। अगर उनको आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो ऐसी जगह बन जाएंगी जहाँ पर खाना फंस सकेगा और फिर उस खाने फंसने की वजह से वहाँ पर सफाई ना होने की वजह से सही तरीके से ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और फिर वही कंपाउंड पैदा करेंगे जो कि मुंह में बदबू का बायस बनेंगे। उसके अलावा कोई और भी ओरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, कोई गम इन्फेक्शन हो सकते हैं, कोई अल्सर्स बन सकते हैं, तो ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं मुंह से बदबू आने के अमल में। कोई और सॉफ्ट टिश्यू लीजन बन सकती हैं, वो भी कर सकती हैं। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा हम फ्लेवर्ड फूड्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ करते हैं, ये भी मुंह में बदबू पैदा करने के अमल को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश करें अगर ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो उसके बाद सफाई करें ताकि ये अमल कम से कम हो। और बहुत ज़्यादा हैवी स्मोकिंग करना, जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं
तो जो स्मोकिंग का अमल है, जो निकोटीन का एक्शन है, वो भी एक एड के तौर पे, एक हेल्प के तौर पे इन बैक्टीरिया की एक्ट करता है, और जो हमारे डिफेंसेस हैं, जो हमारी इम्यूनिटी है मुंह के अंदर, इनके खिलाफ उसको कम कर देते हैं। तो जो हैवी स्मोकर्स हैं उनके मुंह से भी बदबू ज़्यादा आ सकती है उनके मुकाबले में, उन लोगों के मुकाबले में जो कि नॉन स्मोकर्स हैं और जो सिगरेट नहीं पीते। तो सिगरेट पीने का अमल भी आपके मुंह के से जो बदबू आती है उसको मुतासिर कर सकता है। तो कोशिश करें कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उसको कम कर दें, और अगर छोड़ सकें तो ये बहुत ही बेहतर होगा। उसके अलावा कुछ एलर्जीज़ हो सकती हैं। अगर कुछ लोगों में कोई बीमारी, कोई इवन ओरल कैंसर भी हो चुका है, तो वो भी इस अमल को बढ़ा सकता है। फिर कुछ हैं सिस्टेमिक कॉजेज़। पिछले हमने कुछ लोकल फैक्टर डिस्कस किए हैं जो कि मुंह के अंदर पैदा होते हैं। तो सिस्टेमिकली क्या हो सकता है कि कोई भी हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ब्रोंकाइटिस है, कोई और डिजीज़ है, या कोई एस्थमेटिक है कोई बंदा, तो जो एस्थमा का शिकार हैं या ब्रोंकाइटिस का शिकार हैं, या कोई भी रेस्पिरेटरी उनमें इन्फेक्शन पैदा हो चुका है, इवन फेरेंजाइटिस है वक्ती तौर पे, तो ये भी मुंह में बदबू पैदा करने के अमल को बढ़ा देता है। उसके अलावा क्या है, जो भी हमारे मैदे की बीमारियां हैं, गैस्ट्रिक हर्निया हो सकता है, या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, या कोई भी और मैदे में बीमारी पैदा हो चुकी है, वो भी इसमें एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर के तौर पर काम करती है और मुंह से बदबू आने का अमल बढ़ सकता है। और साइनस की कोई डिजीज़, कोई साइनसाइटिस हो चुका है, कोई और प्रॉब्लम है, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर और क्या है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी तो मुंह में जो थूक बनने का अमल है वो कम हो जाता है, जिसको हम जीरोस्टोमिया कहते हैं। इस टॉपिक पे पूरी एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, वो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी एक ऐसा फैक्टर है जो बेसिकली मुंह में जो भी बदबू पैदा करने का अमल है उसको बढ़ा सकता है, ड्यू टू द लेस प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा और द लेस फ्लो ऑफ सलाइवा, और जो उसका सलाइवा का क्लींजिंग एक्शन है या बफरिंग एक्शन है उसको मुतासिर करके अल्टीमेटली क्या होगा कि मुंह से बदबू आने का अमल बढ़ सकता है इस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से। तो उसको भी कम करें। उसके अलावा क्या हो सकता है, जो फीमेल्स के अंदर स्पेशली जब भी मेंस्ट्रुएशन का टाइम आएगा, मेंस्ट्रुएशन पीरियड आएगा, तो उस दौरान भी ऐसी चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस पैदा होती हैं बॉडी में, जो कि जो आपके मुंह से बदबू आने का अमल है उसको बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, कोई भी रीनल प्रॉब्लम, पैंक्रियाटिक इशू कोई हो सकता है, या कोई लीवर का इवन इशू है, तो उसमें भी ये जो मुंह से बदबू आने का अमल है ये बढ़ सकता है। तो ये सिस्टेमिक कंडीशन हो सकती हैं जो कि उसको बढ़ा सकती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम कैसे क्लासीफाई करते हैं इसको, हेलिटोसिस को या बैड ब्रेथ को। बेसिकली इसमें 3 तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है जेन्युइन हेलिटोसिस, जो कि वाकई कोई ऐसा अमल पैदा हो रहा है मुंह में जिसकी वजह से ये वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स या और जो भी कंपाउंड्स मुंह में बदबू पैदा करते हैं, सांस में बदबू पैदा करते हैं, वो बढ़ सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है सूडो हेलिटोसिस। वो ऐसा है कि वो मुंह से बदबू पैदा हो नहीं रही, लेकिन एक पुरानी एपिसोड की वजह से आप पेशेंट को ये लग सकता है कि जैसे मेरे मुंह से बदबू आती है। इसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा हेलिटोफोबिया या कि फेयर ऑफ हेलिटोसिस। कुछ लोगों में ये जहनी तौर पे एक खौफ बैठ जाता है कि मेरे मुंह से बदबू आती है। बेशक मुंह से बदबू ना आ रही हो, लेकिन उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे मुंह से बदबू आती है, और कंटिन्यूसली वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि वो सोशल मीटिंग में जाके बैठें और लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करें। तो ये उनके लिए एक जहनी दबाव का बायस भी बन जाता है, और दे हैव फियर ऑफ हेलिटोसिस। तो ये चीज़, इसे हम कहते हैं हेलिटोफोबिया। तो जेन्युइन हेलिटोसिस क्या चीज़ है कि जिसमें वाकई ही मुंह से बदबू आती है, और इसको प्रॉपरली जो भी मेथड्स हैं डायग्नोसिस के, जो भी डेंटल सर्जन्स या जो स्पेशलिस्ट हैं वो डायग्नोस कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी है जिनमें इन कंपाउंड्स को हम डिटेक्ट करते हैं, या ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्टिंग है। तो उनके थ्रू जो भी ऐसे मेजरमेंट्स आएँ जिसके साथ हम इस्टेब्लिश कर सकें कि इस शख्स को, इस पेशेंट को हेलिटोसिस की शिकायत है, तो वो फिर जेन्युइन हेलिटोसिस के अंडर आएगा। नेक्स्ट वन इज सूडो हेलिटोसिस। उसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली मुंह से बदबू नहीं आ रही, क्लियर है कि मुंह से बदबू नहीं आती, लेकिन पेशेंट कन्विंस है कि उसे ये प्रॉब्लम है, उसके मुंह से बदबू आती है, तो ये सूडो हेलिटोसिस के अंदर आएगा। फिर हेलिटोफोबिया जो डिस्कस पहले हमने किया, वो क्या था कि कभी मुंह से बदबू आती थी, देयर वाज प्रॉब्लम ऑफ बैड ब्रेथ और हेलिटोसिस, जो कि अब ट्रीट हो चुका है, और ट्रीटमेंट के बाद वो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, अब वहाँ मुंह से बदबू नहीं आती, लेकिन पेशेंट की ये खौफ बैठा हुआ है
और साइकेट्रिक कंडीशन बन चुकी है, वो कहता है कि नहीं मेरे मुंह से बदबू आती है। तो अब हमने जो मेन क्वेश्चन है ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ऐसी कॉजेज़ क्या हैं, लोगों में भी कुछ अवेयरनेस इसमें आएगी ये सब देखकर, और आपको भी थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। तो अब हमने देखना है कि इसको मैनेज किस तरह से करना है। एक तो हमने साथ साथ देखते गए थे ओरल हाइजीन मेजर्स थी, कुछ इसमें और चीज़ें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, पेशेंट हिस्ट्री। जब भी आपने इसको डायग्नोज कैसे करना है, तो इसमें एक सेइंग है कि लिसनिंग टू द पेशेंट एंड ही विल टेल यू द डायग्नोसिस। आप पेशेंट की हिस्ट्री लें, उसकी बात को सुने, वो आपको सारी बात खुद ही समझा देगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, डायग्नोसिस तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हम उससे पूछ सकते हैं। एक हम ये पूछ सकते हैं कि कितनी दफ़ा आपको महसूस होता है कि बदबू आती है, कब से आपको महसूस होता है कि ये बदबू आ रही है, और किस टाइम आपको महसूस होता है, क्योंकि इसमें जो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मॉर्निंग हेलिटोसिस भी होती है कि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो जाहिर है आप सारी रात जब आप सोते रहे हैं तो आपने कोई पानी भी नहीं पिया, मुंह में खुश्की भी पैदा हो जाती है। तो जो सुबह सुबह उठ के मुंह से एक स्मेल सी आती है वो नॉर्मल है, उसको हेलिटोसिस में नहीं लेंगे, वो मॉर्निंग बैड ब्रेथ है। तो उसको आप रूल आउट कर देंगे जनरल हेलिटोसिस के मुकाबले में। तो टाइमिंग पूछने का मकसद ये बहुत ज़रूरी है इसलिए। उसके अलावा क्या है कि आपने मेडिकेशन हिस्ट्री ज़रूर ले लेनी है कि पेशेंट कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहा जिसकी वजह से मुंह में ड्राई माउथ की कंडीशन पैदा हो गई है, या थूक बनने का अमल कम हो गया है, या कोई और ऐसी सिस्टेमिक कंडीशन पैदा हो सकती है जिसकी वजह से मुंह से बदबू आ सकती है। तो मेडिकेशन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली मेडिसिन ऐसी हैं जो कि जीरोस्टोमिया या ड्राई माउथ कॉज करती हैं। और इसमें ख़ास तौर पे जो एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस हैं, आपको पता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस बहुत ज़्यादा उसकी जो अक्रंस से बढ़ चुकी है, और मोस्टली जो हमारे आसपास लोग हैं उनमें शुगर या डायबिटीज़ मेलाइटस की शिकायत है। तो उनकी जो मेडिसिन वो लेते हैं उससे भी ड्राई माउथ हो सकता है, और वक्ती तौर पे हेलिडोसिस की शिकायत भी हो सकती है उसके साथ। तो ये आपने रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, और ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है डायग्नोज करने के लिए वेदर द पेशेंट हैज़ जेन्युइन हेलिडोसिस और नॉट। उसके अलावा क्या होगा, जो टेस्ट मैंने पहले आपको बताया, स्पेशल टेस्ट हैं जो कि इन वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स या डायामाइंस को डिटेक्ट करते हैं, और ये चीज़ इस्टेब्लिश करते हैं कि वेदर द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम जेन्युइन हेलिटोसिस और नॉट। उसमें गैस क्रोमेटोग्राफी है, या फिर मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सल्फाइड मॉनिटर सिस्टम या हेलीमीटर्स यूज़ करते हैं जो कि सल्फाइड की मेजरमेंट करते हैं कि आपके सांस में कितनी रेशियो है उन सल्फाइड कंपाउंड्स की या सल्फर कंपाउंड्स की। उसके अलावा ऑर्गेनोलेप्टिक मेजरमेंट टेस्टिंग है, जो कि इसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के ऊपर हम मज़ीद किसी दिन बात करेंगे क्योंकि ये एक एक्सटेंसिव टॉपिक है। तो ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्टिंग या ऑर्गेनोलेप्टिक मेजरमेंट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जेन्युइन हेलिटोसिस। ये अभी इतना समझना ज़रूरी है। अब ट्रीटमेंट में क्या है कि हमने लोकली क्या ट्रीट करना है, सिस्टेमिक कौन से मेजर्स लेने हैं, और साइकोथेरेपी कब करनी है अगर उसकी ज़रूरत होती है। तो लोकल मेजरमेंट में तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज इंपॉर्टेंट है कि वजह क्या है उस बैड ब्रेथ हेलिटोसिस की। सबसे पहले हमने ये इस्टेब्लिश कर लेना है। उसके बाद क्या करना है हमने, वी शुड एलिमिनेट द लोकल पैथोलॉजी और द कॉज। अगर कोई प्रॉब्लम है, जिंजिवाइटिस है, पेरिडोंटाइटिस है, कोई ओरल डिजीज़ है, कोई ओरल अल्सरेशन है, या कोई ऐसी चीज़ है, कोई टंग का प्रॉब्लम है, ज़बान पे कोई कोटिंग है, तो सबसे पहले हमने उस लोकल फैक्टर को एलिमिनेट करना है। जहाँ कोई ज़रूरत पड़ेगी हमें स्केलिंग करने की, गम थेरेपी करने की, लोकल ड्रग डिलीवरी, जो भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है मुंह में सफाई के अमल को मज़ीद बेहतर करने की, प्रोफेशनली या एट होम जो पेशेंट को हम एडवाइस कर सकते हैं वो हमने सबसे पहले परफॉर्म करना है। और अगर कोई अंडरलाइन डिजीज़ है, सस्पेक्टेड है, कोई भी और प्रॉब्लम है, तो हमने उसको प्रॉपरली रेफ़र करना है टू द फिजिशियन और द स्पेशलिस्ट और द कंसल्टेंट जो उससे जिसका ताल्लुक है। तो इस रेफरल में, ये रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली लोग रेफर नहीं करते, वो कोशिश करते हैं खुद ही सब कुछ ट्रीट कर लें। तो रेफरल टू द फिजिशियन और द मेडिकल स्पेशलिस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने करना है। थॉरो प्लाक कंट्रोल आपने करना है, उसको ब्रशिंग एडवाइस करनी है, इंटरडेंटल ब्रशिंग करनी है, फ्लॉसिंग का आपने ज़रूर बता देना है पेशेंट को। उसके अलावा जो भी मेथड्स हैं इंटरडेंटल ब्रशिंग के, उसके अलावा ऐसे पेशेंट जो खुद प्रॉपर्ली ब्रश नहीं कर सकते उनको आपने इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रशिंग का बताना है कि वो इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रशेज़ ले लें और उसके साथ वो परफॉर्म करें क्लींजिंग हैबिट। कोई माउथ रिंसेस, एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉशेज़, या जो भी और लोकल ड्रग डिलीवरी में कोई जेल्स हैं, कोई और फाइबर्स फॉर्म में कोई मेडिसिन हैं, वो आपने एडवाइस कर देनी है पेशेंट को। उसके अलावा उसको एम्फसाइज करना है कि ही और शी शुड रेगुलरली कम फॉर द फॉलो अप विजिट्स
और द रिकॉल विजिट्स, जिस पे दोबारा से इवेल्यूशन हो कि जो प्रॉब्लम था वो कितना कम हो गया या कितना बढ़ गया या किस स्टेज के ऊपर वो अब है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरडेंटल या इंटरप्रॉक्सिमल ब्रशिंग, जो कि फ्लॉसिंग के थ्रू हो सकती है या इंटरडेंटल ब्रशेस के थ्रू हो सकती है, वो ज़रूर करनी है। अब माउथ वॉशेस की बात करें कि पेशेंट को माउथ रिंसेस देने हैं या ओरल रिंसेस देने हैं, तो वो कौन से सबसे बेहतरीन है इस कंडीशन में। उसमें क्लोरहेक्सिडीन कंटेनिंग जो माउथ वॉशेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट ब्रांड नेम से आते हैं मार्केट में, वो यूज़ कर सकते हैं जिनमें क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट हो। उसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंटेनिंग माउथ वॉशेज आर ऑल्सो बेनिफिशियल। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जिंक है, जिंक कैन ब्लॉक द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स ऑन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो जिंक जिस भी माउथ वॉश में होगा वो इन वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स के अगेंस्ट बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करता है। तो आपने माउथ वॉशेज प्रेस्क्राइब करने हैं, या अगर आप खुद ओवर द काउंटर जाकर लेना चाह रहे हैं, आपको ये प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि माउथ वॉश में ऐसा इस्तेमाल करूं, तो आप उसमें ये अश्योर करें कि क्लोरहेक्सिडीन कंटेनिंग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंटेनिंग, और इसके साथ साथ अगर उनके अंदर जिंक मौजूद है तो आप जिंक कंटेनिंग माउथ वॉशेज प्रेफर करें फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेन्युइन हेलिडोसिस। तो तब ये मुंह से बदबू आने का अमल बहुत बेहतर हो जाएगा, इंशाल्लाह कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने शेयर करनी थी आपके साथ। उसके अलावा विटामिन सी डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हेलिडोसिस या मुंह से बदबू आने के अमल को बढ़ा सकती है। तो आप ऐसी फूड्स लें, ऐसे ड्रिंक्स आप लें, ऐसे जूसेस आप लें जिनमें विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, विटामिन सी की जो मिकदार है अपने खाने में उसको बढ़ा दें तो आपके मुंह से बदबू आने का अमल कम हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकर्स के अंदर जो विटामिन सी है वो खुद ब खुद वो कम होती जाती है। तो जो स्मोकर्स हैं उनको ज़रूर रेगुलर सप्लीमेंटेशन करनी चाहिए विद विटामिन सी, क्योंकि निकोटीन जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है विटामिन सी को स्मोकर्स के अंदर। तो ये रेस्ट अश्योर करें कि जो अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आपकी हैबिट बहुत ज़्यादा पक्की हैबिट है, अभी आप उसको कम्प्लीटली नहीं कर सकते एलिमिनेट, तो कोशिश करें कम करें स्मोकिंग को, और साथ साथ विटामिन सी सप्लीमेंट ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो और कम हो। उसके अलावा क्या होता है कि जीरोस्टोमिया को या ड्राई माउथ को कंडीशन जो है उसको कम करने के लिए और हेलिडोसिस को भी साथ में कम करने के लिए आपको एंटी कैरियोजेनिक जो च्यूइंग गम्स हैं जैसे जाइलिटॉल गम है, तो जाइलिटॉल गम एक ऐसी चीज़ है जिसकी एंटी बैक्टीरियल एक्शन भी है, एंटी कैरियोजेनिक उसका एक्शन भी है, और उसके साथ साथ उसका एंटी हेलिडोसिस भी एक्शन है। वो मुंह में थूक की मिकदार को ज़्यादा कर देगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके खिलाफ एक्ट करके उनकी फर्मेंटेशन को, उनकी ग्रोथ को कम कर देगी, और उससे क्या होगा, आपके मुंह से बदबू भी कम आएगी, दांतों में कीड़ा भी कम लगेगा, मसूड़े भी आपके हेल्दी हो जाएंगे। तो शुगरलेस च्यूइंग गम जैसे कि जाइलिटॉल च्यूइंग गम है उसको इस्तेमाल करें, दिन में 3 से 4 दफ़ा आप उसको इस्तेमाल करें। और ऐसी शुगर्स आप यूज़ करें जो कि रिफाइंड ना हो, जो कि नेचुरल शुगर्स हैं। ठीक है, गन्ना इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा आप गन्ना चबाएंगे उससे भी मुंह में थूक भी बेहतर पैदा होता है और ये बदबू भी कम आएगी। तो गंडेरियाँ और गन्ना ये जो आम हमें मिल जाता है हमारे माशरे में, तो ये आप इस्तेमाल करें, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। और फाइबरस फूड बहुत हेल्पफुल है, जितनी ज़्यादा फाइबर डाइट आप लेंगे वो भी हेल्पफुल हो जाएगी इसको कम से कम करने में, हेलिटोसिस के अमल को। तो उम्मीद है कि आज जो मुंह से बदबू आने का अमल है उसको हमने कुछ समझ भी लिया है, और उसको किस तरीके से हमने प्रिवेंट करना है, किस तरीके से उसकी मैनेजमेंट करनी है, और वो होता क्या है और किस वजह से होता है, इस बात को भी हमने कुछ समझा है। और हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी जो भी ऐसी सोशल एम्बेरसमेंट कॉज करने वाली चीज़ें हैं और रिलेटेड हैं ओरल कैविटी से, ओरल हेल्थ से या डेंटल हेल्थ से, उनको डिस्कस करते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है वो भी हमसे डिस्कस कर लें, ताकि हम मज़ीद इस चीज़ को डिस्कस करके आपस में इसको समझ सकें और हमें फ़ायदा हो। और ज़रूर इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, और लाइक भी करें अगर आपको पसंद आई है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मज़ीद भी हम आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर सकें और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें हमारी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं उनके बारे में। थैंक यू वेरी मच।